आप सुनने जा रहे हैं एंटन चेखव की लिखी कहानी डेथ ऑफ अ क्लर्क यानी क्लर्क की मौत। एक सुंदर रात को इवान दिमित्रिच चेर्योकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लेक्लो चेस द कार्निवल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था जब यकायक कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है। किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांसें रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आक्षी कहने का मतलब यह है कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहां चाहे वहां छींकने का हक है, किसान को, थाने के दारोगा को, यहां तक कि विवि काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरिकोव को इसमें कोई भी झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरेकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जर्नल ब्रजालोव हैं। मैंने उनके ऊपर छींका है, चेरेकोव ने सोचा। वह मेरे अफसर नहीं है, यह तो सही है, किंतु तब भी कितना भद्दा है। मुझे माफी मांगनी चाहिए। हल्के से खासकर चेरेकोव आगे झुका और जर्नल के कान में फुसफुसाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महानुभाव, मैंने छींका था। मेरा यह मतलब नहीं था कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे, यह जानबूझकर नहीं हुआ था। क्यों तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरेकोव जेब से मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश करने लगा। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और इंटरवल में ब्रिजालोव के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोरकर मिमियाने लगा। हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया था, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। अरे बस, मैं तो भूल ही गया था, छोड़ो इस बात को, जर्नल ने कहा और बेसब्री से उसका अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गया होगा, लेकिन आंखों में द्वेष भरा है। चेरेकोव ने जर्नल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा। और बात नहीं करना चाहते? मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह तो एक स्वाभाविक चीज थी। नहीं तो शायद वह ये सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरिकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात को बड़ी बेपरवाही से सुना। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर है तो वह निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। यही तो, मैंने तो माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था कि कोई फायदे की बात ही नहीं की। फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरेकोव ने एक नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफी मांगने गया। जर्नल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जर्नल खुद अपनी अर्जियां सुन रहे थे। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जर्नल की निगाह उठी और चेरेकोव के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में
अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैं मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ कि मैं क्षमा चाहता हूँ। उफ, क्या बकवास है, जर्नल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ गया। मेरी बात नहीं सुनते। डर से पीले पड़ते हुए चेरेकोव ने सोचा, इसका मतलब है कि वह मुझसे बहुत नाराज है। बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती। मुझे ये बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। जब जर्नल अंतिम प्रार्थी से बात करने अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े, चेरेकोव उनके पीछे भिनभिनाते हुए जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ करें। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूं। जर्नल ने रुआं सा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब। कहकर वह दरवाजे के पीछे हो गए। मजाक? चेरेकोव ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जर्नल है, पर बस इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं अब इस आदमी से अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से अब इसे परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वह। मैं उन्हें बस एक पत्र लिख दूंगा। अब उनके पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरेकोव वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह तय नहीं कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जर्नल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जर्नल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली तो चेरेकोव ने कहना शुरू किया, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा था, मैं आपके पास माफी मांगने आया था। क्या आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ? जहां तक मजाक उड़ाने की बात है, तो मैं तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। और मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसी व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहां से। गुस्से में कांपते, लाल पीले होते जर्नल ने चीखा। भय से स्तंभित होकर चेरेकोव फुसफुसाया, क्या? पैर पटकते हुए जर्नल ने फिर दोहराया, निकल जाओ। चेरेकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह ना कुछ देख रहा था और ना ही सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता चला गया। घर पहुंचकर बिना वर्दी उतारे ही जैसा का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कहानी का क्या मतलब है। इस कहानी को एक मजाकिया ढंग में लिखा गया है। हर बार किसी कहानी का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन एंटोन चेखव इस कहानी के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं को जब हम जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, तो हमारे भीतर का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास टूट जाता है। साथ ही एंटोन चेखव यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग अक्सर अपनी सत्ता और शक्ति के दम से मानवीय करुणा को भूल जाते हैं। यह कहानी गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी दिखाती है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।